तो आराम से इसको अटेम्प्ट कीजिए। पहले मैं पानी पीता हूँ, इतने में आप टॉपिक डिसाइड कीजिए और आंसर डिसाइड कीजिए। और ये भी डिसाइड कीजिए, क्या पता ये क्वेश्चन आपने पहले कहीं देखा हो। हाँ, आपने डिसाइड कर लिया होगा, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला क्वेश्चन है, उससे है, उसके लिटरेचर से मैंने आपको बताया था, जब भी टॉपिक पढ़ो तो साथ में उसका लिटरेचर, उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर सारा पढ़ना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कोई भी एक चीज देखो यार, जो आप ना बुद्धिज्म वाले में पढ़ के गए हो, अवदान शतक है ना, अगर आपने 10 किताबें भी बुद्धिज्म की नाम सुनी है ना, तो अवदान शतक नाम जरूर सुना होगा। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। अब जैसे इसको काटोगे आप 3 को, ये है यूपीएससी। एक शब्द पता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। लेकिन आप में से हो सकता है कुछ लोग कहें, यार सर 2023 में क्या हुआ इस बात का, तो क्या पता ऑप्शन ईजी होंगे। मैं तो करके आया हूँ साल भी कि ठीक है 2 चीज़ें पता है तो मैंने 2 चीज़ें काटने की कोशिश की। हालांकि मुझे पता था भाई महापुराण है, ये जो पुराण आ जाए तो हिंदू धर्म है, लेकिन महापुराण, प्राचीन पुरानी टाइप का ना, ये सारे जैन धर्म में है। मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया, आप देखोगे उस समय। परिशिष्ट परिवर्तन हेमचंद्र का है, ये भी जैन का ही है। तो आ जाता है, आप पढ़ाई को इतना गहरा कर दो। देखो 2023 वाला जो पेपर था ना, उसने ये तो हमें सोचने के मजबूर तो कर दिया है कि ये एक से कटना और वो बंद हो गई। हालांकि उतना कट ऑफ नीचे आ जाएगा, फिर भी मैं जैसे मान लो बुद्ध धर्म का कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछ लो मुझसे, मैं करके आऊंगा। क्यों? क्योंकि यार मैंने ना, जो मैं आपको बुक बताई थी आर्य पब्लिकेशन वाली, उसमें इतना विस्तार से चारों बुकों के नाम लिखे हुए हैं, चारों बुकों के नाम लिखे हुए हैं। तो फिर कहाँ गलत होगा, समझ रहे हो आप। जैन धर्म की बुक में भी सारा नाम लिखा हुआ, मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा मैं आपको। तो आंसर क्या हो गया, 2 and 4। अब देखो, ये है कि आप एक्सप्लेनेशन इतना शानदार तैयार करके जाओ, उस टॉपिक को इतना शानदार तैयार करके जाओ। ये 2022 का हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या मैंने चारों साल आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म क्वेश्चन नहीं दिखाए? दिखाए हैं। फिर भी अगर आप गलत करके आ रहे हो, इसका मतलब आप लोग स्ट्रेटजी ज़्यादा बनाते हो और पढ़ाई कम कर रहे हो। अब आप कहोगे नहीं ना सर, आप ये तो गलत आरोप लगा रहे हो, हम तो पढ़ाई तो खूब करते हैं। यार क्या इस तरीके से कर रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। बस एक बार पता चल गया ना अब कि हिस्ट्री में ऐसे होता है। अब हिस्ट्री के लिए स्ट्रेटेजी कोई वीडियो देखने, या फिर सर अब तो वहां पढ़ेंगे वो करेंगे, बस छोड़ो। पता चल गया यहाँ से, अरे अब लग जाओ पढ़ाई में, अब ज़्यादा टाइम दो। मोस्टली क्या हम स्ट्रेटेजी वीडियो सुनते हैं बार बार, इसके सुने उसके सुने, अब वो कुछ अलग बता रहा है, ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाया ना, इतना विश्वास आपने किया है, हमारी वीडियो आप देख रहे हो, आप ही काम करके जाओ। हाँ जी, काफी ढंग से एक्सप्लेन किया है। त्रिपिटक के बारे में दोबारा बता रहा हूं, मैंने आपको ढंग से बताया था। सूत पिटक और विनय पिटक कौन सी बौद्ध संगीति में? पहली में। अभिधम पिटक कौन सी बौद्ध संगीति में? तीसरी में। पूरा बताया था मैंने, किस बौद्ध संगीति में क्या हुआ, अध्यक्ष कौन था, कौन सा राजा था, कहां हुई। ये पाली भाषा में। और अब देखो मैंने सारा लिखा है। सूत पिटक है, सूत पिटक में क्या चीज है? सूत पिटक में है बुद्ध के जो विचार हैं, बुद्ध के जो धार्मिक विचार हैं, उसके वचन हैं, उनका संग्रह है। माने यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सूत पिटक भी 5 भागों में विभक्त है। सर इतना कैसे याद होगा? भाई नाम तो याद रह सकता है ना, कि दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। बताओ जी अंगुत्तर निकाय क्यों फेमस है? ये वही अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। ठीक है, प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप रूप में है, जबकि खुद्दक निकाय में पद्यात्मक रूप में है। फिर है विनय पिटक। विनय पिटक इसमें क्या है? विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध जो संघ होता था, आपको पता है ना, जहां भिक्षु भिक्षुणी रहते थे, उनके लिए नियम, आचार विचार, विधि निषेध का संग्रह है। इसके भी 3 भाग है, पातिमोक, खंदक और परिवार। फिर तीसरा हमारा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में जो फिलोसॉफिकल दार्शनिक सिद्धांत है
उनका संग्रह है, पाली भाषा में है। इसके अलावा देखो, हाँ, पाली भाषा के अन्य ग्रंथ, मैंने आपको सारे यहाँ एक्सप्लेन करके दे दी। पाली भाषा के अन्य ग्रंथ देखें तो मिलिंद पन्ह है, मिलिंद पन्ह है या मिलिंद पन्हो, यह मिलिंद जो यवन शासक था और नागसेन द्वारा रचित, इसे मीनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दर्शन, देखो दर्शन वार्तालाप का वर्णन है। अब कुछ लोग, जैसे ही मैंने बताया होगा, उनकी आंखें चमक उठी होंगी। क्यों उठी होगी? 2023 में यही क्वेश्चन था, लिखा हुआ था मिलिंद पन्हो, सामने लिखा हुआ था नागार्जुन। ना 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 ना, नागार्जुन तो माध्यमिक कारिका वाले थे, ये नागसेन हैं। ठीक है, बस यही है, मेरा सही हुआ था 2023 वाला। फिर दीपवंश, महावंश, ये सिंहली अनुश्रुतियां, सिंहली मतलब श्रीलंका, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, वहां की अनुश्रुतियां हैं। नेतिपक्करण, नेतिपक्करण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है। महानिबाना सुत्त, ये भी, ये सारे पाली भाषा के हैं। किसके हैं? पाली भाषा के। आगे मैं आपको संस्कृत भाषा वाले भी दिखाऊंगा। यार इतना विस्तार से अगर पढ़ लिया ना आपने, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। थोड़ा बहुत मैंने थीम आपको बताई दी, वहां से एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, संस्कृत में कौन कौन से हैं? महावस्तु, ललित विस्तार, अवदान शतक, यही तो पूछा था मैं। अब इसने बताया कि इसमें क्या क्या है। ललित विस्तार वैपुल्य सूत्र का ग्रंथ, वैपुल्य सूत्र भी किससे संबंधित है? वैपुल्य सूत्र भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ललित विस्तार को आधार मानकर एक जो यूरोपियन मैथ्यू अर्नोल्ड थे, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। अष्ट सहर्ष प्रज्ञापारमिता में बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांतों को संग्रह है। अश्वघोष जो महान बौद्ध विद्वान हुए थे, इन्होंने 3 किताब लिखी। सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र। मैं गारंटी ले रहा हूं आगे के कुछ वर्षों में इनमें से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। पहले पूछ लिए कुछ चीजें, कुछ बाद में पूछ लेंगे। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। तो किस ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? बुद्ध चरित्र। किसने लिखा? अश्वघोष ने। दिव्यावदान, देखो अवदान जिसमें आ जाए ना, अवदान कौन से हैं? बौद्ध धर्म वाले। दिव्यावदान में परवर्ती मौर्य शासकों, पुष्यमित्र शुंग का वर्णन मिलता है। आर्य मंजू श्री मूल कल्प, इसमें गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म है, वहां के जो लामा है तारानाथ, उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, कंगयूर तंगयूर, कंगयूर और तंगयूर, तो ये भी बौद्ध धर्म के। अब जैन में आ जाओ। जैन धर्म वाले जो ग्रंथ है ना, थोड़ा नाम उनके हार्ड है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट किया है, मैं बोलूंगा भी, वो याद रख जाना। जैसे पहली बात तो जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। मेनली 46 आगम है, ये रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो नाम सुनना, अंग, उपांग, प्राकीर्ण, छेद सूत्र, ये सारे किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसके अलावा देखो नाम आपको एक बार जरूर पढ़ के जाने, आपके सामने स्क्रीन रहेगी। आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र। बताओ भगवती सूत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? भगवती सूत्र में भी, जैसे मैंने बताया ना अंगुत्तर निकाय, वैसे ही भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का वर्णन है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं इसको। ये सारे नाम आप एक बार पढ़ के जाना, मैं नहीं पढ़ सकता इतना, आपको देखना है, पढ़ना है। ठीक है, बस पढ़ लो एक बार, मैं नहीं बोला कि रटो, पढ़ लो, क्या पता आए कभी तो सामने। पढ़ा हुआ तो आदमी कर लेता है। ठीक है, हाँ, आचरांग सूत्र ये आ गया ना। मैं जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है। उवास द गसाओं में जैन उपासकों की विधि नियमों का संग्रह है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मालूम होता है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। तो सोचो भद्रबाहु कितना पुराना था, पूछ सकते हैं भद्रबाहु किसके समकालीन था?
ठीक है, तो भद्रवाह किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। लगभग आपको पता है ना, शायद इन्हीं के साथ तो वो श्रवण बेलगोला की पहाड़ी उधर गए थे। श्वेतांबर मत के ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में है, जो अंग कहलाते हैं। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है हेमचंद्रकृत प्रशिष्ट पर्व, ये भी ऑप्शन में था, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जानकारी मिलती है। अब ऐसा नहीं कि सर ये 12वीं सदी आप इधर उसकी जानकारी मिलती है, रचित 12वीं शताब्दी का है। भगवती में 16 महाजनों का वर्णन मिलता है। जैन धर्म के सिद्धांत भी मिलते हैं, ठीक है। महावीर की जीवनी भी मिलती है, ठीक है। पूर्व मध्य काल में जैन धर्म की रचनाएं हरिभद्र सूरी द्वारा रचित सम्रादि कच्छा, ठीक है, कथा, कहीं कथा कहीं कच्छा इसलिए लिखा होता है, मूर्ख्याख्यान, ये सारे आप एक बार देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्योतन सूरी की कुवलय माला में हूण शासक तोरमाण के बारे में जानकारी मिलती है। जिनसेन का आदि पुराण, देखो ये पुराण केवल पुराण आए वो तो हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन जिनके आगे आदि पुराण या जैसे उत्तर पुराण, ये सारे किससे संबंधित है? जैन धर्म से। प्रकीर्ण भी जैन धर्म के हैं। अब बताओ, इतना विस्तार से हमने पढ़ लिया, कुछ बचा है क्या? बताओ, कुछ नहीं बचा। आप तो इतना कर जाओगे तो भी बहुत है, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और अटेम्प्ट करने के साथ ये दिमाग में भी आपके आना चाहिए कि ये चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी। वर्ड एसोसिएशन है, आप आराम से कर लोगे। मैंने बहुत विस्तार से प्रीवियस ईयर्स जब करवाए हैं आपको, उनमें ही बता दिया ये चीज़ें। बताओ, आप कर लो। अब देखो यहाँ कितना ही, 1 युग्म 2 युग्म कितना ही करवा लो, मैंने जो आज तक पढ़ाया है ना आपको 3 जो क्लासेस, उससे ही कर लोगे क्वेश्चन। क्या मैंने आपको आर्यदेव, दिकनाक, ये बौद्ध धर्म वाले नहीं बताए थे क्या, जब मैं आपको हीनयान और महायान के संतों के बारे में बता रहा था? नाथ मुनि, नाथ मुनि है वो वैष्णव संत है, ठीक है। तो एक गलत हो गया, ये जैन नहीं बौद्ध के हैं, तो 2 युग्म सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 युग्म, केवल 2 युग्म। अब ये देखो, आर्यदेव और दिग्नाग बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संत है। मैंने पूर्व प्रश्नों में इनका विस्तार से विश्लेषण किया है। नाथ मुनि, इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं ढंग से। नाथ मुनि, जिन्हें श्री रंगनाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, 1823 से 823, सॉरी 1800 नहीं 823, 823 से 951 सी एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे। नाथ मुनि ने श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रणयन भी किया है। कौन सा? श्री वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव में प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं। नाथ मुनि ने योग रहस्य, न्याय तत्व की रचयिता है। वैष्णव संत व साहित्य वैष्णव संतों को आलवार, अब ये आलवार और नैनार किसे कहते हैं? ये भक्ति में पढ़ते हैं आप। तो वैष्णव को आलवार और शैव को नैनार। इनके ग्रंथ को नलयार प्रबंधम, किसके? वैष्णव संतों, आलवार संतों के ग्रंथ को क्या कहते हैं? नालयार प्रबंधम, जिन्हें आचार्य नाथ मुनि, जो राजेंद्र चोल के समकालीन थे, ने संकलित किया। नलयार प्रबंधम तमिल वेद भी कहलाते हैं। मेनली 12 आलवार संत थे। कितने थे? अब आपको सर 10 कर रहे हो, 12 बता रहे हो, मेरे भाई 10 ही अंगुलियां ना, 10 + 2, ठीक है। तो 12 आलवार संत थे। क्या सर सारे नाम याद रखूं? दिमाग लगाओगे तो एक चीज पता चलेगी, आगे सबके आलवार लिखा हुआ है कुछ के, उनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलवार तो वैसे वैष्णव संत होते थे। और यार ये कर सकते हो, कोई जिसके जैसे तिरुमंगई है, ये इसके भी आलवार लगे। कुलशेखर है, कल शेखर नहीं, कुल, ये देखो यार मिस प्रिंट बहुत कर दी, ठीक है। कुलशेखर है। और अंडाल, क्या आपको याद आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या? कुछ याद नहीं आ रहा है? मैं हेल्प करता हूँ। हमने पढ़ा था कि हमारे जो द ग्रेट विजयनगर के शासक हैं श्री कृष्णदेव राय, उनकी एक बुक है आमुक्ते मालियद, जो तेलुगु भाषा में लिखी हुई है। उसमें किसका वर्णन? रंगनाथ और अंडाल के विवाह का, ठीक है। तिरुप्पन
मधुर कवि आलवार। याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये याद रहना चाहिए महिला संत। देखो जो चीज एकमात्र है, जो विशिष्ट है, वो याद रहनी चाहिए, ठीक है। हालांकि मैंने इतना बोल दिया, मुझे पता है आपको ये सारे भी याद हो गए, ठीक है। हाँ जी, पोए गए प्रथम आलवार तथा मधुर कवि अंतिम संत माने जाते हैं। ये थोड़ा सा बहुत विस्तार से मैंने लिखा है कि यार गलत नहीं होना चाहिए इस टॉपिक से ना। मैं इतनी गहराई में पढ़ाई करता हूँ, फिर जब मुझे पता चल जाता है ना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं पता चल गया फिर तो मैं नहीं छोड़ता। आप भी नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है। अब पेरी अलवार, नाम ही अलवार आ रहा तो फिर ठीक है। महिला संत अंडाल, उन्हीं की पुत्री थी पेरी अलवार की। अंडाल को दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालियद में आलवार संत पेरिया अलवार, जो विष्णु का जीवन चरित्र, उनकी उनकी पुत्री अंदाल और भगवान रंगनाथ के परिणय मतलब विवाह का उल्लेख किया है। यमुनाचार्य, अब देखो यमुनाचार्य भी वैष्णव संत थे। यमुनाचार्य जी भी वैष्णव संत थे, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की दर्शन की आधारशिला रखी। विशिष्टाद्वैत दर्शन किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से। यूपीएससी 2022 में आगे ही पूछा रामानुजाचार्य का। अब शैव संत, 63 थे। कितने थे? 63 थे। 163 के नाम तो याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं है, आपका काम इजी कर दिया। इंपॉर्टेंट उनके मैं नाम लिखे हैं: तिरुमूलर, तिरुज्ञान, समंदर, अपार, सुंदरमूर्ति, मणिक्कावाचगर आदि प्रसिद्ध शैव संत थे। इनको नयनार कहते थे। संख्या 63 थी। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ को पेरिया पुराणम कहते हैं, जिसके रचयिता शक्कीलार थे। इसमें 63 शैव संतों की जीवनी है। महिला नयनार संत भी थी, जैसे वैष्णव अंडाल थी वैसे ही नयनार संत भी थी। जी बिल्कुल थी। कराइकल, अमैयार, संगैयरकार, सियर एवं इसई नानी यार ठीक है। ये नाम कुछ ऐसे ही है, साउथ में ऐसे होते हैं, उनको शायद हमारे नाम अजीब लगते होंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना, आप 5 साल के क्वेश्चन देख लोगे ना तो आपको पता है क्या लगेगा कि यार हम अगर फेल हुए थे ना तो हम बहुत ज़्यादा हमने मतलब पढ़ाई में थोड़ी सी एनालिसिस ढंग से नहीं किया था। क्वेश्चन को देखो, पहले टॉपिक डिसाइड करो, सल्तनत काल, ठीक है। थीम, क्या मैं आपको इससे पहले मंगोल आक्रमण के बारे में नहीं बता चुका? क्या यूपीएससी ने मंगोल आक्रमण नहीं पूछ लिया? अरे पिछली बार ही तो देखा था 2021 में। क्या देखा था? चंगेज खान कब आया था? चंगेज खान मंगोली तो था। तो अब जब आपको इतना पता था, आप एनालिसिस कर रहे थे, तो आपको ये पढ़ना आपका दायित्व नहीं था? क्या चंगेज खान के बाद में कोई आक्रमण हुआ? बिल्कुल हुए। लिख रहा है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के टाइम हुआ। आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब बात बताओ, इल्तुतमिश के टाइम पहली बार चंगेज खान आया। बलबन के तो जो प्रिय पुत्र था मोहम्मद, वो तो मारा ही किसके कारण था? मंगोलों के कारण। उससे पहले भी चाहे रजिया हो, रजिया के बाद में बहराम शाह हो, नासरुद्दीन महमूद हो, सबके टाइम आक्रमण हुए। जलालुद्दीन खिलजी तो बाद में आए। हाँ इसके टाइम हुए थे आक्रमण, लेकिन ये कीवर्ड है, पहला नहीं हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक आ गया था और उसने सर, बिल्कुल सही बात है, तारगी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। अब देखो ये थोड़ा सा हार्ड, वैसे देखते हैं पहले से काम बन रहा है क्या? 1 2 है, 1 3 है। देखो दूसरा तो सही है, इसका मतलब तीसरी बात गलत है। देखो हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक आक्रमण हुआ था मंगोलों का, लेकिन वो हारा नहीं था। ऐसा माना जाता है, फरिश्ता बताता है कि वो इस्लामी है, कि उसने हरा दिया था मंगोलों को, ठीक है। तो तीसरा कथन गलत है। बात जो मैं बता रहा हूँ, मेरा ये क्वेश्चन मान लो सही हो रहा है, आपका गलत हो रहा है, अंतर क्या है? मैं कोई इंटेलिजेंट थोड़ा ही, बस मैंने इतना ध्यान रखा कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में क्या पूछा है। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के बारे में पूछा। मैंने सारों को क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। 2022 में मैं एग्जाम देने मान लो जाता हूँ, मुझे ये क्वेश्चन मिलता है तो मैं तो कहूँगा वाह, यही तो मैं प्रिपेयर करके आया था। अरे ऐसे 50 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके चले जाओगे ना प्रीवियस ईयर्स देखकर,
हिस्ट्री में कर सकते हो, पॉलिटी में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, इवन इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इनमें भी कर सकते हो, ज्योग्राफी में कर सकते हो। रिपीट होती है थीम, ठीक है। करंट अफेयर में भी, इवन मैं तो आपको करंट अफेयर में भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपने अटेम्प्ट किया होगा, आंसर है केवल 2। कथन 1 गलत है, क्यों है? चंगेज खान जी आए थे इल्तुतमिश के टाइम सिंधु तक, और उसके बाद, हालांकि उसने आक्रमण नहीं किया था, चंगेज खान के बाद में भी अनेक आक्रमण हुए, जैसे मोइनुद्दीन बहराम शाह, बलबन के समय, जैसे बहराम शाह के टाइम 1240, ये रजिया के बाद में बना था, रजिया 1236 से 1240 तक रही थी। उसके टाइम में 1241 में लाहौर पर सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण किसने किया था? तेरे बहादुर ने। किसने किया? तेरे बहादुर में, ठीक है। फिर बलबन के टाइम में अनेक आक्रमण हुए थे, उसका प्रिय जो पुत्र था मोहम्मद, वो भी मारा गया था। कथन 2 सही है, बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, 1296 से 1308 तक 7 मंगोल आक्रमण हुए, और 1303 में तो एक मंगोल आक्रमणकारी था तारगी, 2 माह तक दिल्ली का घेरा डाल के बैठा रहा, और यही रीजन था कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे संधि की, और उसी फिर लग गया उसको यार दिल्ली तो सेफ नहीं है, तो उसने एक नई राजधानी दिल्ली के आस पास सीरी बनाई थी, ठीक है, और उसकी किलेबंदी की। कथन 3 गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1328 में आक्रमणकारी अलाउद्दीन तरमसिरिन के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था, लेकिन इस युद्ध में तरमसिरिन हार गया था, ठीक है, और ये अंतिम आक्रमण भी था। इसके बाद में मंगोल नहीं आए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, मेरी नजर में ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था। मैं बता रहा हूँ यूपीएससी क्या कर रहा है। देखो ये हम स्वीकार, मैं हो सकता है कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं, एक आपको किताब बता दूं, अब आपने पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ देखो आपको बेवकूफ़ बनाने नहीं आए, हम आपको रियलिटी बताने आए कि आपको क्या करना है कि आप रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में पेपर क्लियर कर सके। हार्ड क्वेश्चन था, मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था, रियलिटी बताता हूँ तो आपको कि सर आप तो हिस्ट्री ऑप्शनल आपने नहीं पढ़ा। यार एक क्वेश्चन नहीं पढ़ूँ मान लो, और 14 क्वेश्चन पढ़ के जा रहा हूँ, सही करके आ रहा हूँ, दिक्कत कहाँ है? हमें सिलेक्शन लेना है। कौन पूछता है कि आपके प्रीलिम्स में कितने नंबर आए थे? आपका प्रीलिम्स क्लियर है, चाहे 1 नंबर से या 5 नंबर से, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, मजे हैं। कौन पूछता है प्रीलिम्स में कितने नंबर आए? और जो ये प्रीलिम्स की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करने लग जाता है ना कि मुझे 150 लाने हैं, तो उसके वो ना सी भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है फिर एक एक क्वेश्चन, जैसे कुलाधारण वाला क्वेश्चन है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात? देखो रियलिटी बता, ये रियलिटी आपके सामने आनी बहुत जरूरी है। आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन करने वाला आदमी आता है, बोलता है कि कुलाधारण इसका आंसर सैयद था, और ये है ना फलानी पांडे जी की कोई बुक है, या मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, भागवत या माधव ऐसे कुछ बुक है मिडाइवल हिस्ट्री की, जो कभी नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी, मेरा ऑप्शनल है तो भी नहीं पढ़ी। क्यों पढ़ूँ भाई? एक बुक को पढ़ने जाऊँ क्या? एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग भटकें। ये उसकी स्ट्रेटेजी होती है कि एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो किसी को नहीं आ रहा होगा, जो किसी जो ट्रेडिशनल बुक है उसमें नहीं होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे उस बुक को खरीदने चले जाएंगे, और हम क्या करेंगे? फिर एक नई बुक उठाएंगे, वहां से एक क्वेश्चन देंगे, बच्चे जो 14 क्वेश्चन उनको करने चाहिए थे, ये मंगोल वाले, विजयनगर वाले, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा, सब गलत करके आएंगे। आप कहोगे नहीं सर कैसे गलत करके? हम पढ़ते हैं ना। पढ़ना और लास्ट के महीने में पढ़ना दोनों जरूरी है। लास्ट के महीने में अगर आप क्लियर नहीं हो कि मुझे कौन सी थीम पढ़ के जाना है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे, प्रेशर में आओगे, पूरा पढ़ा नहीं जाएगा, टेंशन। जिन्होंने दे रखा है ना एग्जाम, वो तो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। जिन्होंने नहीं दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा इतना बुरा उनके साथ नहीं हो। हाँ जी, अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात मैंने जो 2 मिनट बताई है, वो आप लोग प्लीज उसको समझना। क्वेश्चन मेरे से भी नहीं हो रहा था, क्या करें? छोड़ दो, क्या कर सकते हो? क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हो। हालांकि मैं थीम बता सकता हूँ, थीम वही है शब्दावली वाली, लेकिन है था नहीं है किसी शब्दावली में। रियलिटी तो देखो यही है। तो ये भी, जब भी आप अपनी पढ़ाई को ना, तो अपने आप को स्वीकार करो कि मुझे 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्वीकार करोगे तो सुख पाओगे, शांति से पेपर कर पाओगे, वरना पेपर इस क्वेश्चन को देखोगे घबरा जाओगे। वरना स्वीकार करोगे हाँ यार हिस्ट्री में आते हैं 1-2 क्वेश्चन अजीब, छोड़ना उनको, या तो छोड़ना है या कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। तो ठीक है, ये सैयद को बोलते थे, शब्दावली वाला है।
हालांकि सैयद आप जानते हो, सैयद वंश का राज जो सल्तनत काल था, तो उसमें आपका जो तुगलक वंश था, उसके बाद में सैयद का राज भी रहा था। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का राज रहा था। ठीक है, लेकिन इतना गहराई में हम वो क्या टोपी पहनते थे, उसको थोड़ी कुला दांड क्या वो टोपी सी पहनते थे, कैसे होती थी, उसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें थोड़ा सा देख लेना। जो टोपी टाइप होती थी ना, उसको नकुली जो टोपी, उसको कुल्ला बोलते थे। ठीक है, कुछ शब्दावली ये मैं मिडाइवल से उठा के लाया हूँ आपके लिए। मैंने भूमिकर वाली जो उनका रेवेन्यू सिस्टम था वो शब्दावली उठाई है। उस्र, उस्र होता था जो मुस्लिमों से भूमि कर लिया जाता था, उसको उस्र बोलते थे। और जो हिंदुओं से या जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था उसको बोलते थे खिराज। जक़ात आपको पता ही है, मुस्लिम्स जो धर्मदान करते हैं उसको जक़ात बोलते हैं। जजिया जो गैर मुस्लिम है उनको मुस्लिम शासक प्रोटेक्शन के बदले जो उनसे राशि लेता है वो जजिया। खम्स, ये इंटरेस्टिंग है। खम्स क्या होता है, पुराने टाइम सेना होती थी, लूटते थे, तो लूट के माल में से क्या होता था, राजा रखता था 1/5 यानी 20%, और 80% रखते थे सैनिक। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, उल्टा करेंगे, हम तो लेंगे 80%, आप लेना 20%। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने वापस ये रेशियो कर दिया था। ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है खम्स होता क्या है। आमिल, आमिल राजस्व अधिकारी होता है, पहले भी पूछ चुके हैं, अमल गुजार आमिल। फवाजिल क्या है, फवाजिल अधिशेष रेवेन्यू, उसको फवाजिल बोलते हैं। अधिशेष भू राजस्व क्या बोलते हैं, फवाजिल बोलते हैं। मसाहत किसे कहते हैं, ये भूमि पैमाइश की इकाई है, ये भूमि पैमाइश। ठीक है, जरीबाना, जरीबाना होता है भूमि की पैमाइश सर्वेक्षण का जो शुल्क होता है उसको जरीबाना बोलते हैं। किस दिन से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा तो सर सारी करवा देते यार। इस पहली बात तो इस स्लाइड में इतनी आई। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि यार मान लो मैं करा के चला जाऊंगा ना, ऐसे तो क्लासें होती हैं, क्लास में आपको टीचर पढ़ाते भी हैं, क्या उस क्लास के सारे टीचर, सारे बच्चों का सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जो कहता है सर आप अब रुक जाओ, मैं कर लूंगा, मेरे को समझ में आ गया सर। क्योंकि हो सकता है मैंने आपको एक चीज़ में ये इसकी शब्दावली पूरी करा दूंगा, मॉडर्न वाली कौन करेगा, एंसेंट वाली कौन करेगा, मुगल काल की कौन करेगा। समझ रहे हो ना बात यार। मैं देखो रियल ट्रूली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन आपको ने समझ में आएगा ही, और मैं चाहता हूँ कि वो दिन आज ही हो। ठीक है, कि हमें खुद को ही चीज़ें करनी पड़ेंगी, बस यहाँ से एक डायरेक्शन आ रही है, उस डायरेक्शन को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, अटेम्प्ट कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ इतने में। उम्मीद है थीम को आप समझ गए। थीम वही है, यूरोपियों का जो आगमन है वही थीम है। कोई बोल सकता है कि सर ये तो हार्ड क्वेश्चन था। हाँ थोड़ा हार्ड था, लेकिन थोड़ा इजी भी था। क्यों, यूपीएससी ने पिछले साल हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन कि अंग्रेजों की पहले चतुर्थांश में फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ स्थापित हुई थी, पहले पूछा था ना, तो फिर हार्ड कैसे हुआ। आपको 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, तो फिर हार्ड कैसे हो सकता है। आपका काम था ये कि आप उस एक्सप्लेनेशन उसको ढंग से पढ़ के जाते, उस थीम को ढंग से पढ़ के जाते। तो यूरोपियों का जो आगमन था, पहला पूछा डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। एक्चुअल में गजपति शासक है ना, वो उसमें रूल ही नहीं करते थे, इनका टाइम पीरियड पहले था। देखना गलत हो जाएगा। हो गया खत्म, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। क्या 2022 ही था, 2023 भी तो हुआ है। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, अल बुकरक ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीना, एकदम सही बात। अल बुकरक ने
बीजापुर सल्तनत से आदिल शाह थे शायद टाइम उस समय, उनसे गोवा को छीन लिया। फिर आगे 1530 में ये जाकर पुर्तगालियों की राजधानी बनी। अब देखो, एक तो होता है, हाँ एक तो आम जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी। तो मेंटोस जिंदगी क्या है? मेंटोस जिंदगी है जो हम, जैसे मैंने जी थोड़ी सी, मैंने क्या किया, पुर्तगाली आए तो मैं उसको पढ़ रहा था, यार पुर्तगाली ने बीजापुर के सुल्तान से क्या छीना, गोवा छीना। अब यार इन दमन दीव भी छीना थे उन्होंने। वो जो मैं बुक पढ़ रहा था ना, उसमें आगे पीछे ये भी लिखा हुआ था कि ना इन्होंने बहादुर शाह, अब आपको समझ में आ रहा होगा मेंटोस जिंदगी क्या होती है, मेंटोस जिंदगी के फायदे क्या होते हैं, जिन्होंने 2023 का पेपर देखा है। बहादुर शाह से इन्होंने क्या छीना था, दीव। क्या छीना था, दीव। कब पूछा है, 2023। यही पुर्तगाली थे। कि सर आप तो ना, आपकी हिस्ट्री रहा हुआ है तो ऐसा हो, नहीं, हिस्ट्री का मुद्दा नहीं है, मुद्दा यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स को कितने लेवल तक समझ पाते हो। ठीक है। अगला है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये बात सही थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि थे, उससे पट्टे पर ली गई जमीन से एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। क्या मैंने आपको 2021 में एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में नहीं बताया था कि मद्रास इन्होंने लिया था चंद्रगिरी के राजा दरमेला से, जो विजयनगर के अंडर में आते थे, वहां से इन्होंने लिया था। उस पर आपको बताया भी था मैंने, वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना था, फ्रांसिस मद्रास के जनक माने जाते हैं, सारी बातें बताई थी। इस टाइप का एक्सप्लेनेशन करके जाओ, इस लेवल का करके जाओ, 5 सालों में ये तो सीख जाओगे। हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा है, सर आपने 10 साल की क्यों नहीं करवाए, आपने 1 साल की क्यों नहीं करवाए। यार ये 5 साल में ना, ये 5 बार मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब अगर समझ जाते हो तो फायदा है, अब भी नहीं समझ पा रहे इसका मतलब आप चीज़ें पकड़ नहीं रहे हो, आप सीरियस नहीं ले रहे हो चीज़ों को। ठीक है, तो आंसर इसका था ये। आपके लिए बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मैंने तैयार किया है, केवल 2 और 3। तो गजपति राजवंश है ना, एक्चुअल में हुआ क्या कि ये मेनली गजपति राजवंश इस टाइम तक रहा था। ठीक है, और 1541 में क्या होता है, भोई राजवंश ने गजपति राजवंश का अंत कर दिया, और 1592 में बिहार के सूबेदार मान सिंह ने उड़ीसा को जीतकर मुगल, देखो ये चीजें अब पूछ सकता है, उड़ीसा का विलय मुगल साम्राज्य में कब हुआ, इसलिए मैंने डिटेल्स दी है। क्या सर इस डिटेल्स से काम चल जाएगा? देखो चल जाना चाहिए, नहीं भी चलता है तो आप जो पूरी साल तैयारी कर रहे हो, माइंड में आपके है, आप टेस्ट दे रहे हो, आपके सामने कुछ आ रहा है, जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हो, किताब आप पढ़ रहे हो, सॉरी थोड़ा सा लाइट की इश्यू आ रहा है, 1 मिनट। हाँ जी, तो नहीं चलेगा मान लो काम, तो आपको ये देखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? डचों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है, देखो ये उस फैक्ट्री वाला क्वेश्चन नहीं था जिस थीम को 2021 में देखा था, 1605 में स्थापित किया। अब बताओ 1605 में तो उड़ीसा पे किसका राज था, मुगलों का। किसका था, मुगलों का। तो मुगल लिखा हुआ था तो क्या पता हम सही कर सकते थे। मैं कह रहा हूँ सारी फैक्ट्रियां पढ़ के जाओ। इनकी फैक्ट्रियां कहाँ थी, पुलिकट, सूरत, कराईकल, चिनसुरा, कोचीन, नागपट्टनम, बालासोर। डच भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, सीसा, अफीम बाहर बेचते थे। क्या आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है, सीरियस स्टूडेंट, हालांकि सभी सीरियस हो, लेकिन जिसने देखे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब 2016 था 17 था उसके आसपास एक क्वेश्चन आया था कि भारत से बाहर क्या बेचा जाता था, भारत से बाहर हम किस चीज का निर्यात करते थे। उसका आंसर ये जो कलेक्टिव आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको बहुत मजे आएंगे। ठीक है, भारत से वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय भी डचों को जाता है। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहते थे। जो डचों की फैक्ट्री होती थी ना, फैक्टर का क्वेश्चन आया था औरंग, अगर आपको याद है तो फैक्टर कहा जाता था। अंग्रेजों ने नवंबर 1759 में हुगली के निकट बेदरा के युद्ध में, कौन से युद्ध में, हराकर डचों को भारत से निकाल दिया था।
बेदरा का युद्ध किसने हराया? अंग्रेजों ने हराया। कब हराया? 1759 के आसपास। ठीक है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा, फ्रेंच को भी वांडीवास की लड़ाई हुई थी, उसमें फ्रेंचों को हराया था, वांडीवास की लड़ाई। इसका टाइमिंग 1760 था। 1757 में प्लासी हुआ था, 1764 में बक्सर हुआ था। क्रम से पूछ सकता है आपसे, समझ गए? ये मैंने विजयनगर वाला देखा है। विजयनगर के सम्राट वेंकट द्वितीय की पत्नी महारानी इरेवी ने प्रलय कावेरी मतलब पुलिगढ़ झील को पहले प्रलय कावेरी या प्रलय कावेरी कहा जाता था, पुलिगढ़ झील को, पर शासन किया। और 1608 में उसने शासनकाल के दौरान डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक किला बनाने की। अब देखो ये एक्चुअल में क्या हुआ, मुगल वाला जो उड़ीसा वाले एरिया पे उनका कब्जा था, यहाँ पे ये जो अनुमति दी थी ये मुगलों ने नहीं दी थी। किसने दी थी? मुगलों ने दी होती तो हम पढ़ते उसको, क्यों, जब हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। ठीक है ना? ब्रिटिशर्स कौन कौन से आए थे? हॉकिंग्स आए थे और टॉमस रो आए थे। तो ये अनुमति किसने दी थी? विजयनगर की जो रानी थी इरेवी ने। ठीक है, पुर्तगालियों का मैंने लिखा है, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी 1503 में, और पहला किला इन्होंने भी वहीं बनाया था। फ्रांसिस को डी अल्मीडा जो 1505, याद रखने पूछे जा सकते हैं, 1509 तक भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। फिर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क जिसने 1509 में वायसराय नियुक्त हुआ। 1510 में इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीन लिया। बाद में गोवा को 1530 में राजधानी बना दिया गया। इसी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कार्टेज प्रणाली, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया यूपीएससी पहले, पूछा भी था। कार्टेज प्रणाली होती थी कि जो अरब सागर वाला एरिया था, कि भाई इधर से कोई भी जहाज जाएगा आएगा तो हमसे अनुमति लेके आओगे, जाओगे, शुल्क देना पड़ेगा, चाहे मुगल बादशाह ही क्यों ना हो। नीचे लिखा है मैंने। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास और लाल मिर्च की खेती शुरू की। ये भारत में पहले नहीं होते थे, पुर्तगाल लेके आए थे इनको। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी 1556 में, पहली गोवा में। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला की गोथिक शैली, मैंने एक बेरोक शैली का जिक्र भी किया था। ठीक है, कथन 3 का विश्लेषण हमने बोल रहे हैं कि 2021 में कर दिया है। ठीक है, हाँ जी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, टॉपिक मौर्य काल, हर साल आ रहा है क्वेश्चन। तो ये आप थोड़ा सा उसको विस्तार से पढ़ते हो तो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, यार थोड़ा सा हार्ड था, कॉमन सेंस से ही हो सकता था, वरना तो नहीं होता। ठीक है ना? कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन इतना गहराई से आप भी नहीं पढ़ते होंगे। तो सर क्या करें? एक तो खुला उदाहरण हो गया, एक ये हो गया। हाँ, एक दो क्वेश्चन थोड़े हार्ड आते हैं, लेकिन कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो, अगर लगता है तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अब देखो, आप थोड़ा सा मौर्य काल को ढंग से पढ़ते हो ना, तो ऐसा नहीं था कि किसी को ना दंड स्वरूप है ना, मान लो उसको सजा मिल रही है कोड़े मारने की, जेल या जो भी हो रहा था वो ठीक है, लेकिन किसी को दास नहीं बनाया जा सकता था। किसी को दास नहीं बनाया जा सकता था। मैंने तो चलो पढ़ा है थोड़ा विस्तार में, तो मुझे पता है इस चीज का। आपको अगर हम लोग क्या करें, फिर आप देखो बता रहा हूँ ना, मौर्य काल से क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सा एक्सपर्टीज की कोशिश करो, थोड़ी सी, समझ रहे हो? सर नहीं हो रहा है, क्या करें भाई? फिर देखो, मैं तो यही कह सकता हूँ 19 प्रश्न आए थे हिस्ट्री से। कितने आए थे? 19 आए थे, तो एक दो छोड़ सकते हो, कुलादान छोड़ सकते हो, इसको भी यार, लेकिन ठीक है, अगर कॉमन सेंस लगे तो लगाना। 17 क्वेश्चन सही करके आते हो तो ही बड़ी बात है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक
मिलता था। मैंने डायरेक्ट क्या तीसरा पढ़ दिया, हाँ तीसरा पढ़ दिया, सही बात है, ये सही बात थी। क्योंकि सर आपने तो पढ़ रखा है इसलिए सही सही कर रहे हो, हम क्या करें। आप बताओ ये चीज़ गलत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। या फिर आप पढ़ के जाओ भाई उसमें क्या लिखा हुआ है। हालांकि जो मैंने बुक आपको बताई थी आर्य वाली, उसमें एक दो कथन का एक्सप्लेनेशन था, उसमें एक दो कथन का एक्सप्लेनेशन उस किताब में था। तो वो किताब बहुत अच्छी है यार, मतलब आप तो है ना उसी को खरीद लो, उसका काम बेस्ट हो जाएगा। कुलाय दारण वाला उसमें भी नहीं था, बट ये था, इसका दो तीन उसका उन्होंने जिक्र कर सका, जैसे इस चीज़ का जिक्र कर रखा है उन्होंने, ठीक है। सेकंड वाली बात, यदि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन करती है तो कानूनी तौर से मुक्त हो जाती है, ये बात भी सही है। मान लो कोई दास स्त्री है, उसके साथ जो मालिक है जिसकी वो दास है संसर्ग करता है, उनके पुत्र पैदा होता है, तो वो ऑब्वियसली पुत्र का चलो मान लो अधिकार थोड़े हो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो बेटा तो उसी का ना, तो उसकी माँ अपने आप दासता से मुक्त हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड था, इस चीज़ को आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझता हूँ। मैं यहाँ ये तो बोल नहीं सकता मैं तो पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ रखा है। मेरे पढ़ने से क्या होगा, जब तक हर बच्चा उस क्वेश्चन को क्लियर नहीं करेगा ना, तब तक हम उसको इजी नहीं बोल सकते, ठीक है ना। आंसर 2 और 3 थे, मैंने थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन वो भी बात भी यार दोबारा नहीं पूछेगा यूपीएससी, ये तो नहीं पूछेगा, मुझे पता है कि कौटिल्य वाला, और कौटिल्य वाले में भी दास्ता ही दास्ता भी दोबारा पूछ ले। हाँ कुछ और पूछ सकता है, उस समय की मौर्य काल की कोई अन्य बुक्स हैं उनके बारे में पूछ सकता है। कौटिल्य ने कोई और चीज़ बताई है, सप्तांग सिद्धांत उसने दिया था, उसके बारे में पूछ सकता है, वो ठीक है, ठीक है। आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं पूछेंगे आपको किसी पर एक्सप्लेनेशन क्यों किया आपने। अरे आपको कुछ तो देना, आप ये बोलोगे सर कुछ नहीं है ऐसे, फिर ये तो हमें ही पता था, यूपीएससी नहीं दिया था आंसर तो, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना, कोई अच्छी चीज़ लगे तो देख लेना, क्या पता काम आ जाए, पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, ये मुझे पता है, ठीक है।